नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या और उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कृषि से संबंधित जो भी मुद्दे हुआ करते थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। विश्व स्तर पर मुख्य फसलें कौन सी हुआ करती थी, कौन सी फसल कौन से देश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जब हम भारतीय कृषि की बात करेंगे, जब हम भारतीय ज्योग्राफी पढ़ रहेंगे, तब हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो भारत में फसलें उगाई जाती है जैसे ज्वार बाजरा वगैरह, उनके बारे में भी वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। और एक हमारा चैप्टर जो है या टॉपिक आप कह सकते हो रह गया है उद्योग और खनिज वाला, जो कि मैं जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे ना तब साथ में पढ़ा दूंगा, ताकि आपको एक साथ समझ भी आए ठीक से, है ना। तो अब उसके आगे जो मुद्दा रह गया वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया, जनसंख्या और उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो जनसंख्या क्या होती है भाई? बहुत सारे जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन, लोगों की गिनती, वो जनसंख्या होते हैं। जन मतलब लोग और संख्या मतलब लोगों की संख्या, वो जनसंख्या हो गई। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है, और ये होती रही है। नेचुरल फिनोमेना है कि भैया जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही होगी। अगर हम प्रथम शताब्दी ईस्वी में देखें तो 30 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी पूरे विश्व की। सोच के देखिए, पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र और मात्र 30 करोड़ हुआ करती थी। 1750 आते आते ये 76 करोड़ हो जाती है, और बाद में औद्योगिक क्रांति आती है 1750 ईस्वी में, है ना। 1750 ईस्वी के आसपास यानी मध्य 18वीं शताब्दी में आती है क्या? औद्योगिक क्रांति यूरोप में, और उसके वजह से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, और पहले जो बीमारियां और अकाल की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी उनमें आ गई कमी। इसके वजह से जनसंख्या वृद्धि सामान्य से ज़्यादा होने लगती है ना। नॉर्मल तो जनसंख्या वृद्धि होगी, परंतु उस काल में सामान्य से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। 1800 आते आते विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो जाती है, और उसके बाद 1927 में 2 अरब, 1959 में 3 अरब हो जाती है, 1974 में 4 अरब हो जाती है, और 1987 में 5 अरब, और 1998 में आते आते 6 अरब, और 2011 में पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 7 अरब हो गई, और अभी तो और भी ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से जनसंख्या देखिए, यहाँ से जो औद्योगिक क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति के बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि अब जो बीमारियां और अकाल हुआ करते थे वो कम हो जाते हैं, और लोग अभी भी बच्चा पैदा करना कम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे अभी भी मर जाएंगे। उनको दिमाग में अभी तक वो वाली चीज़ें नहीं थी कि हाँ ऐसा नहीं होगा। आप भी अपने आसपास देखते होंगे, हमसे एक पीढ़ी आगे वाले जो बच्चे वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स हुआ करते हैं, 5-5, 6-6, किसी के 10-11 भी हुआ करते थे, है ना। परंतु अब जाके जो है पॉपुलेशन थोड़ी स्टेबलाइज होने वाली कंडीशन में आ गई है। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए जनसंख्या का वितरण, तो सारे अगर हम देखें पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। अलग अलग जगह पर कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है ना। और ये ज़्यादा और कम क्यों है? तो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इसके अलग अलग कारण होते हैं। और विश्व का अगर देखा जाए तो लगभग 75% जनसंख्या जो कहाँ रहती है? एशिया और यूरोप में 75% जनसंख्या रहती है। और जबकि इन दोनों का यानी एशिया और यूरोप का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? लगभग 38% होगा, परंतु जनसंख्या 75% कहाँ पाई जाती है? एशिया और यूरोप में ही पाई जाती है। भारत की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% है, परंतु यहाँ पर लगभग 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात हो रही है। अभी तो और भी ज़्यादा हो गए, शायद 18% या 18.5% के आसपास हो गई है ना। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। कहीं भी जैसे मान लो क्वेश्चन बन जाता है ना, मेंस वगैरह में, तो ये काम आता है आपको वहाँ पर फोल्डर पॉइंट के तौर पे लिखने के लिए कि संसाधनों से संबंधित कुछ बन जाए, भारत में अकाल से संबंधित बन जाए, कुछ भी ऐसा बन जाए, है ना। तो उसमें आप डाल सकते हो कि भाई भारत में 2.4% कुल क्षेत्रफल है, परंतु फिर भी पूरे विश्व के यहाँ पर 17.5% लगभग जनसंख्या रहती है। इसकी वजह से यहाँ पर संसाधनों का असमान वितरण है, और ये सब समस्याएं इसकी वजह से पाई जाती है ना। ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का 3.5% है, यानी 3.6% है, 3.5% के आसपास, है ना।
पर यहाँ पर देखिए केवल 0.5% जनसंख्या ही रहती है विश्व की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा मरुस्थल है। सिर्फ पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं। और अगर महाद्वीपों के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ भी जनसंख्या का असमान वितरण है। भाई सारे एशिया में ही थोड़ी जनसंख्या ज़्यादा भरी पड़ी है ना। अगर एशिया में देखा जाए तो चीन जो है वही लगभग 19% जनसंख्या जो है वो अपने अंदर बसाता है। तो चीन के अंदर भी लगभग 19% जनसंख्या जो है 19.3% एग्जैक्ट कहो तो विश्व की जनसंख्या चीन में रहती है। यूरोप में भी अधिकतर लोग उत्तरी और पश्चिमी यूरोप है ना वहाँ पर रहते हैं। पूर्वी यूरोप में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, और दक्षिणी पूर्वी यूरोप जो है वो कम बसा हुआ है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप है वो ज़्यादा बसा हुआ है। तो महाद्वीपों के अंदर भी विविधता है। और अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप की हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड हो गया है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया की, फिर आती है अफ्रीका की, फिर यूरोप की, फिर नॉर्थ अमेरिका की, फिर साउथ अमेरिका की, और अंटार्कटिका महाद्वीप में तो कोई भी इंसान नहीं रहता है ना। तो आप ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया की, फिर अफ्रीका की, फिर यूरोप की, ठीक है ना, फिर नॉर्थ अमेरिका की, और फिर साउथ अमेरिका की जनसंख्या आती है। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर 2023 में देखा जाए कॉन्टिनेंट वाइज, तो एशिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% के आसपास आप कह लो, 59.18%। एग्ज़ाम मेंस में लिखना हो ना तो लगभग आप 60% लिख सकते हो ऐसे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक 59.18% याद रखना है, इतना है ना। और प्रीलिम्स में भी पूछेगा तो एग्जैक्ट 59.18% है, इतना कोई याद नहीं पूछने वाला आपको। उसके बाद में जनसंख्या आ जाती है अफ्रीका की 18.14%, है ना, यानी कि 18% के आसपास। फिर आ जाती है यूरोप की 9.5% के आसपास। फिर नॉर्थ अमेरिका की, यहाँ पर लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज़ को मिला दिया जाए तो यहाँ पर फिर जनसंख्या आ जाती है। नहीं, वैसे तो नॉर्थ अमेरिका की जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एक प्रति इकाई वर्ग जो किलोमीटर होता है उसमें कितने लोग रहते हैं, वो हो जाता है जनसंख्या घनत्व, है ना। कोई भी एक क्षेत्रफल है, कोई एक जगह है, एक प्लेस है, उस पर कितने लोग रहते हैं, है ना, तो वो हो जाता है वहाँ का घनत्व, है ना, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र या देश के जीवन स्तर और उसके आर्थिक विकास का प्रतिबिंब होता है। ये ऐसा स्टेटमेंट बन जाए तो आप कहना कि हाँ होता है। जनसंख्या घनत्व जो होता है वो किसी क्षेत्र या देश के जीवन स्तर का और उसके आर्थिक विकास का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व जहाँ पर ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ हैं। शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, और इसका मतलब वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगा। विश्व का अगर औसत जनसंख्या घनत्व हम देखें तो वो होगा 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते, एवरेज पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो। अब यहाँ पर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व कौन से कॉन्टिनेंट का है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो है एशिया का, फिर आ जाता है यूरोप का, और फिर 40% आ जाता है अफ्रीका का, है ना। उसके बाद में 23% जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों का जो है जनसंख्या घनत्व लगभग सेम ही है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात आए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो देखिए एशिया में ही आएगा, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा एशिया की है। परंतु जनसंख्या घनत्व जो है वो यूरोप का आता है दूसरे नंबर पर, परंतु जनसंख्या जो है वो अफ्रीका की आती है दूसरे नंबर पर, है ना, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तीसरे नंबर तो फिर अफ्रीका ही आ जाता है ना। तो ये आपको याद रख लेना है जनसंख्या घनत्व के बारे में। और अब अगर देखा जाए, पूछा जाए कि जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज जो है वो कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देशों में किसका है। अभी हमने देखा महाद्वीपों में किसका है, सबसे ज़्यादा महाद्वीपों में किसका है, एशिया का, फिर किसका आ जाता है, यूरोप का, फिर अफ्रीका का। अगर देशों में देखा जाए कि कौन से देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो मोनाको का है। मोनाको या मकाऊ जो है, इन दोनों में से एक का होता है। तो ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये डेटा है 2017 का। तो मोनाको एक नंबर पे है,
मकाऊ 2 नंबर पे, सिंगापुर 3 नंबर पे, हांगकांग 4 नंबर पे, जिब्राल्टर 5 नंबर पे, फिर बहरीन, होली सी, मालदीव, माल्टा, बांग्लादेश। यानी कि टॉप 5 में भारत का नंबर नहीं है, चीन का नंबर नहीं है, अमेरिका का नंबर नहीं है ना। बड़े बड़े देशों का कोई नाम नहीं है कि कल को पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो भारत या चीन का है, आपको लगेगा यार जनसंख्या ज़्यादा है तो चीन हमारा ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सबसे जनसंख्या ज़्यादा घनत्व कहाँ का है? मोनाको, मकाऊ, फिर सिंगापुर का, है ना। तो मोनाको या मकाऊ दोनों में से एक का ऑप्शन है तो आप लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है। फिर तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है मंगोलिया का, वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 2 लोग रहते हैं। फिर नामीबिया और सूरीनाम का आ जाता है दूसरे नंबर पर, वहाँ पर 3 लोग रहते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, लीबिया, है ना, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ना। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आप याद रखना किसका सबसे कम है, तो वो मंगोलिया का, फिर नामीबिया और सूरीनाम आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है ये दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या अब 2023 में किसकी हो गई है, तो भारत की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा हो गई है, लगभग 18.9%, और चीन की जनसंख्या 17.61% जो है वो चीन की जनसंख्या है। फिर यूएस की है, फिर इंडोनेशिया की, और फिर पाकिस्तान की, फिर नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया और मेक्सिको, है ना। तो टॉप 10 में देखिए पाकिस्तान भी आता है, टॉप 10 में रशिया भी आता है, टॉप 10 में बांग्लादेश भी आ जाता है पॉपुलेशन के मामले में। और सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन अब किसकी होगी, तो भारत की, और उसके बाद चीन। फिर तीसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर आता है यूएस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। आयु लिंक पिरामिड जो है वो जनसंख्या संरचना का एक मापक होता है, और यह पिरामिड जनसंख्या वृद्धि की जानकारी भी देते हैं। तो आजकल यूपीएससी का ये ट्रेंड हो गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ लेती है फैक्चुअल टाइप के। तो आयु लिंग जो पिरामिड होता है वो जनसंख्या की संरचना का एक मापक होता है कि जनसंख्या की संरचना किस प्रकार की है। संरचना का मतलब आप समझ रहे हो कि स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, है ना। और ये जनसंख्या वृद्धि की जानकारी भी देते हैं। देखिए ये है एक यहाँ पर आयु लिंग पिरामिड, यहाँ पर देखिए ये है मेल, ये है फीमेल, है ना। तो देखिए फीमेल और मेल यहाँ पर थोड़े बराबर बराबर दिखा रखे ना, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं। जो ये नीचे हैं ये है बच्चे, ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे एज बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जब नीचे वाला एज इसका आधार चौड़ा है, इसका मतलब बच्चे लोग ज़्यादा है, और ऊपर का ये जो है ये कम है, इसका मतलब बूढ़े लोग जो है इस देश में कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपीएससी स्टेटमेंट दे देती है कि आयु लिंग वाले पिरामिड में अगर देखा जाए तो अगर आधार चौड़ा है इसका मतलब क्या है, और उसका शीर्ष अगर चौड़ा है इसका मतलब क्या है। अगर शीर्ष चौड़ा हुआ तो इसका मतलब होगा कि बूढ़ों की जनसंख्या ज़्यादा है। विकसित देशों में आयु लिंग पिरामिड का निचला हिस्सा ज़्यादातर विकासशील देशों के पिरामिड की अपेक्षा पतला होगा, और उसका ऊपरी भाग विकासशील देशों की अपेक्षा चौड़ा होता है। देखिए ये वाला फैक्ट भी आपको याद रख लेना है कि विकसित जो देश होंगे उसमें इस आयु लिंग पिरामिड का जो ये निचला हिस्सा है ये पतला होता है, यानी कि नए बच्चे कम जन्म लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दो ही बच्चे दो ही अच्छे वाले कंसेप्ट वहाँ पर चलता है। और इसका ऊपरी भाग जो है ये चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होगा? अगर ऊपरी भाग चौड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पर बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे जापान वगैरह है वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अभी भारत में भी तो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पक्ष में है ना अभी, वो इसीलिए। पिरामिड का निचला हिस्सा उस देश की युवा जनसंख्या को दर्शाता है, जैसे शिशुओं, बच्चों और वृद्धों की संख्या डिपेंडेंसी रेशियो को बढ़ाती है ना। अगर देखें शिशुओं की, बच्चों की और वृद्धों की जो जनसंख्या है वो डिपेंडेंसी रेशियो को बढ़ाती है ना। यानी 0 से 14 साल और 15 से 59 साल और फिर 60 साल से ऊपर के। तो ये जो 15 से 59 साल के हैं ये होती है कार्यशील जनसंख्या, है ना। ये तो इंडिपेंडेंट होती है, परंतु देखिए 0 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं, और 60 साल के ऊपर के जो होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 0 से 14 साल और 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं कि किसी न किसी पर, तो वो निर्भरता रेशियो बढ़ाते हैं। इनका ज़्यादा अनुपात नहीं होना चाहिए जनसंख्या में, इस कार्यशील जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए। और अभी भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात ही ज़्यादा
हैं, है ना। अभी हमें हमारी भारत की अगर एवरेज एज निकाला जाए तो लगभग 35 साल के आसपास है। किसी देश में अगर वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस देश की जनसंख्या वृद्धोन्मुख जनसंख्या कहलाती है, और ऐसे देश की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव होती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं, जापान वगैरह का उदाहरण भी आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना। वहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, वृद्ध लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ की जनसंख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। और अगर जवान लोग ज़्यादा है तो मतलब जनसंख्या अभी बढ़ रही है ना, बच्चे ज़्यादा हैं तो। ठीक है, संसार में जनसंख्या घनत्व को जानने के लिए बहुत सारे आधारों का सहारा लिया जाता है जनसंख्या घनत्व नापने के लिए। उनमें से कुछ 4-5 यहाँ पर दिए गए हैं, आपको एक बार देख लेना, कहीं गलती से भी पीसीएस या यूपीएससी में का भी आजकल कोई भरोसा नहीं है। एक बार आपके कान में पड़ा हो या गलती से भी कहीं सुना हो तो मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए तो आप एलिमिनेट करने में सक्षम थोड़ा सा हो जाओगे। अगर वास्तविक या गणितीय घनत्व किसे कहेंगे हम, तो देश की जो भी जनसंख्या डिवाइडेड बाई, माफ़ कीजिएगा, देश या क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या डिवाइडेड बाई क्षेत्र का संपूर्ण देश का संपूर्ण क्षेत्रफल। यानी मान लीजिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है ना, और भारत का जो भी क्षेत्रफल है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, 3,40,000 सारा यहाँ पर डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये गणितीय या वास्तविक घनत्व आ जाता है। एक होता है कायिकी घनत्व। कायिकी घनत्व का मतलब होता है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका क्षेत्रफल से भाग वहाँ पर दिया जाता है। यानी देश की संपूर्ण जनसंख्या में सिर्फ वहाँ की कृषि योग्य भूमि है उसका भाग दिया जाएगा, तो वो हो जाता है कायिकी घनत्व। पूरे क्षेत्रफल का भाग नहीं देते, सिर्फ कृषि वाला घनत्व जो क्षेत्र है उसी का भाग देते हैं। फिर आ जाता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में क्या होगा, जो भी कृषि में व्यस्त जनसंख्या है डिवाइडेड बाई कृषि भूमि। तो कायिकी में और कृषि घनत्व में आप जो है वो कंफ्यूज मत होना। कायिकी में संपूर्ण जनसंख्या लेते हैं, ठीक है, पर जो भूमि लेते हैं, जमीन जो क्षेत्रफल लेते हैं, वो सिर्फ कृषि क्षेत्र वाला लेते हैं। परंतु कृषि घनत्व में क्या होता है, कृषि में लगी हुई जनसंख्या लेते हैं और कृषि वाला क्षेत्रफल ही उसमें लेते हैं। यानी कृषि में जितनी भी जनसंख्या लगी है, यानी अपनी लगभग 55% के आसपास जनसंख्या कृषि में लगी है ना, और साथ ही साथ जो कृषि में भूमि लगी हुई है वो उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कृषि घनत्व। ठीक है, एक होता है आर्थिक घनत्व, और इस आर्थिक घनत्व का मतलब हो गया देश की जो भी जनसंख्या है उसकी अनुमानित क्षमता वगैरह यहाँ पर देखी जाती है। तो इसमें किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को उसके कुल अनुमानित संसाधनों की उत्पादन क्षमता से भाग दे दिया जाता है। तो उसके देश की जो भी जनसंख्या है उसमें जो भी वहाँ के संसाधन है उनकी कितनी उत्पादन क्षमता है उसका भाग दे दिया जाए तो आ जाता है आर्थिक घनत्व। और फिर होता है अधिवासीय घनत्व। इसके अंदर आएगा कि देश या क्षेत्रफल जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम देख लिया जाए, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या को संपूर्ण क्षेत्रफल के बजाय अधिवासीय क्षेत्र से भाग देकर निकाला जाता है ना। तो कुल जनसंख्या को हम भाग किसका देंगे, अधिवासीय क्षेत्र का, मतलब जो लोग जहाँ रह रहे हैं। जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तो कोई रहता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर उसका वहाँ पर हमें निकालना पड़े घनत्व है तो हम सिर्फ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर लोग रहते हैं उस क्षेत्र उसका ही भाग देंगे, तभी तो हमें वास्तविक छवि देखने को मिलेगी। ये तो नहीं तो गलत हो जाएगा कि 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, इसका मतलब 2 लोग रह रहे प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पर तो आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे, परंतु इसका मतलब है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कोई रह ही नहीं रहा और ये वास्तविक स्थिति नहीं दिखाते हैं। इसलिए अधिवासीय घनत्व यानी जितने लोगों जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं सिर्फ उसी क्षेत्रफल का हम भाग देते हैं उसमें, है ना। तो ये कुछ प्रकार के घनत्व हो गए, कृषि, कायिकी, वास्तविक हो गया, है ना, आर्थिक घनत्व हो गया। आर्थिक में आप याद रखना कि भाई आर्थिक है तो क्या होगा, जो भी संसाधन है उससे भाग देंगे। अधिवासीय है तो अधिवासीय जो भूमि है, क्षेत्रफल है, उसका ही भाग देंगे, है ना। इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा कान में पढ़ा हो, एकदम मरना नहीं है। कान में अगर आपको पढ़ा हो तो यूपीएससी मान लो स्टेटमेंट पूछ ले तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर पाओगे। अब देख लेते हैं मानव की विविधता। तो मानव जो है उसके अलग अलग रेसेस, प्रजातियां जो है वो पाई जाती है, एक जैसे लोग नहीं होते। आपने भी देखा होगा कि अफ्रीकन जो लोग हैं वो अलग तरीके के दिखते हैं और चाइनीज़ लोग जो है वो अलग तरीके के दिखते हैं, है ना। फिर आप जाओगे यूरोपियन लोग जो है वो अलग तरीके के दिखते हैं। तो इनकी कौन सी प्रजातियां हैं और ये
अलग अलग किस प्रकार से हैं इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे कारक जो हैं वो या तत्व जो होते हैं वो विभिन्नताओं से पैदा होते हैं, कभी कभी मतभेद भी ये पैदा कर देते हैं। इनमें से प्रजातियां सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राजनीतिक विविधताओं से ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जो भी ये इनकी प्रजातियां होते हैं मानव की। मानव प्रजाति की भिन्नताएं मानव के शारीरिक, उसके जो भी गुण होते हैं उसके ऊपर आधारित होती है। प्रजाति का जो हर एक सदस्य है वो वंशानुक्रम जो भी उसका होता है उसमें शारीरिक लक्षणों में बहुत हद तक एकरूपता रखता है, और प्रजाति के किसी एक वर्ग के सारे व्यक्तियों के मध्य नस्ल या जन्मजात संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि ये अगर निग्रोइड है तो इसके बच्चे जो है वो निग्रोइड जैसे ही पैदा होंगे, सेम ऐसे ही निग्रोइड प्रजाति के ही पैदा होते हैं, है ना। तो इनमें कुछ ना कुछ एक एकरूपता होती है और इसी के द्वारा ये संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ये प्रजाति विभिन्नता देखिए बहुत हद तक जलवायविक परिवर्तन की वजह से भी होती है कि ऑस्ट्रेलिया में अलग प्रकार की जो है आप देखोगे कि वहाँ पर अलग प्रकार की जलवायु है, अफ्रीका में अलग प्रकार की जलवायु है, और आप देखोगे यूरोप में अलग प्रकार की जलवायु है ना। तो उस जलवायु जो विभिन्नताएं होती है वो भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। साथ ही साथ एक जलवायु प्रदेश में अगर ज़्यादा दिनों तक निवास करते हैं तो फिर कुछ खास तरीके के जो उनमें गुण धर्म जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी प्रजातियों में भिन्नताएं आती है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो जो श्वेत प्रजाति के लोग हैं यानी गोरे लोग जो हैं वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और जो काली प्रजाति के लोग हैं जैसे कि निग्रोइड, तो वो लोग खास करके विषुवत रेखीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं, है ना। इसके साथ साथ कुछ दूसरे जीव वैज्ञानिक कारण भी हैं जिनकी वजह से प्रजातियों में भिन्नताएं पाई जाती है। सिर की बनावट, नेत्रों का आकार, नाक की आकृति किस प्रकार से है, ये सब भी प्रजाति वर्गीकरण के लिए विशेष महत्व रखते हैं। और इन्हीं सब के आधार पर सबसे पहले अगर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था तो वो वर्नियर महोदय ने किया था 18वीं शताब्दी में। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, वर्नियर महोदय, इन्होंने सबसे पहले प्रजातियों का वर्गीकरण किया था 18वीं शताब्दी में। इन्हीं सिर की बनावट, नेत्रों का आकार, नाक की आकृति के आधार पर इन्होंने किया था। और अलग अलग विद्वान देखिए अलग अलग प्रकार के जो है वो प्रजातियों के बारे में हमें बताते हैं, परंतु मुख्य प्रजातियां जो हैं वो 3 प्रजातियां हैं। एक होती है कॉकेशॉइड, एक होती है निग्रोइड और एक होती है मंगोलाइड, है ना। तो देखिए ये तीनों प्रजातियां आपको अलग अलग दिख रही होंगी, है ना। इनके नए नक्श से आपको ये अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों जो प्रजातियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक होती है कॉकेशॉइड, एक होती है निग्रोइड और एक होती है मंगोलॉइड। तो इनमें त्वचा का रंग अगर देखा जाए तो जो कॉकेशॉइड लोग होते हैं उनका रंग या तो सफ़ेद होंगे वो लोग या तो भूरे होंगे, है ना। पर ये जो निग्रोइड्स लोग होते हैं वो काले, भूरे और पीले भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो निग्रोइड लोग हैं वो काले ही होंगे। अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है कि निग्रोइड लोग सिर्फ काले ही होते हैं, नहीं, वो पीले और भूरे भी होते हैं। और निग्रोइड लोग सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं पाए जाते और दूसरे महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं, आगे देखेंगे भी हम। जो मंगोलॉइड लोग हैं वो उनका रंग हल्का पीला होता है और ताम्र पीला जो है उनका रंग होता है ना। और कद अगर देखें तो मध्यम से लंबे और साधारण से ऊंचे होते हैं कॉकेशॉइड लोग हैं, अच्छा खासा इनका शरीर होता है, लंबे चौड़े ये होते हैं। और निग्रोइड लोग हैं मध्यम लंबे से मध्यम छोटे तक ये होते हैं, ठीक है ना, ये भी अच्छे खासे लंबे होते हैं। और जो मंगोलॉइड लोग हैं तो ये मंगोलॉइड लोग जो है ये इनमें से सबसे छोटे होते हैं, अगर देखा जाए तो इनमें छोटे ये होते हैं। सिर अगर देखें हम तो कॉकेशॉइड लोगों का सिर जो है सामान्य से लंबे से चौड़े और मध्यम ऊंचे व अति छोटे होते हैं। इनके ज़्यादा बड़े बड़े इनके सिर नहीं होते हैं कॉकेशॉइड के। निग्रोइड के जो सर हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, है ना, और छोटे से लेकर मध्यम आकार तक के वो होते हैं। थोड़े लंबे आपको आप देख पाएँ अगर आपने देखा होगा तो थोड़े लंबे आकार के इनके सर जो है वो होते हैं। और मंगोलॉइड के सर तो जो है थोड़े चौड़े होते हैं, है ना, इनके सर आपको थोड़े ज़्यादा चौड़े दिखाई देंगे और थोड़े लंबे भी इनके होते हैं। चेहरा अगर देखा जाए तो मध्यम से छोटे से लेकर मध्यम चौड़ा होता है कॉकेशॉइड का। निग्रोइड का भी मध्यम चौड़े से छोटा ही होता है, परंतु मंगोलॉइड जो होते हैं इनमें मध्यम चौड़े से बहुत चौड़े इनके चेहरे होते हैं। आपने कभी मंगोलॉइड प्रजाति के देखे होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर दिल्ली वगैरह में रहते तो होंगे तो उनको आपने देखा होगा
उनके चेहरे जो है ना वो खूब चौड़े होते हैं, है ना, और हल्का गाढ़ा भूरा शरीर उनका होता है, और साथ ही साथ इनके शरीर पर बालों का अभाव होता है जो मंगोलॉइड प्रजाति के होते हैं। और जो निग्रोइड लोग होते हैं उनके घुंघराले बाल होते हैं, ऊन जैसे बाल, है ना, इनके बाल देखिए ऊन जैसे बाल है, जैसे इनके बाल आप देखिए, इनके बाल देखिए, है ना, परंतु मंगोलॉइड ये जो निग्रोइड हैं इनके बाल जो है घुंघराले बाल इनके होते हैं, ऊन जैसे बाल होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और जो कॉकेसॉइड है इनके बाल तो सीधे बाल होते हैं एकदम, और भूरे काले और इस प्रकार के बाल इनके होते हैं। आँखें देखो इनकी गहरा नीला और भूरे रंग की आँखें होती है कॉकेसॉइड्स की, और निग्रोइड्स की भूरे और काले रंग की इनकी आँखें होती है। जो मंगोलॉइड होती है इनकी आँखें अधखुली होती हैं। इनके बारे में इतना आपको याद रख लेना है। कॉकेसॉइड लोग देखिए, अगर इनकी नाक देखे जाएँ, हम इनकी नाक देखें तो पतली नाक इनकी होती है, परंतु ये जो निग्रोइड होते हैं इनकी नाक चौड़ी होती है। आपको नाक जो है इनकी चौड़ी मिलेगी, देखिए नाक चौड़ी है ना इनकी, तो इनकी नाक जो है वो चौड़ी मिलती है। और इनकी नाक जो है मंगोलॉइड की तो छोटे से लेकर मध्यम आकार तक की होती है, परंतु सबसे ज़्यादा चौड़ी नाक होती है निग्रोइड की। हालांकि मंगोलॉइड की भी नाक तो जो है वो चौड़ी ही होती है कॉकेसॉइड की तुलना में, तो है ना। बाकी आप और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कॉकेसॉइड लोग जो है वो उत्तरी यूरोप में पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं, मध्य यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में भी ये पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में सारे के सारे निग्रोइड ही नहीं पाए जाते हैं। निग्रोइड प्रजाति के लोग तो आपको जो विषुवत रेखा के क्षेत्र है वहाँ पर ही मिलेंगे, बाकी तो उत्तरी अफ्रीका में है आपको कॉकेसॉइड लोग भी देखने को मिलते हैं। आपको सर भारत में कौन से प्रकार के लोग मिलते हैं, तो भारत में मिलते हैं, उत्तर भारत वगैरह में हमें मिलते हैं कॉकेसॉइड प्रजाति के लोग। नॉर्थ ईस्ट में हमें निग्रोइड प्रजाति के लोग मंगोलॉइड प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। और ये देखिए उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में मंगोलॉइड प्रजाति के लोग रहते हैं, और अफ्रीका में मुख्य रूप से, एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया है ना, जैसे कि मलेशिया वगैरह, वहाँ पर भी निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते हैं। और मेलेनेशिया जो है और पूर्वी अफ्रीका में निग्रोइड्स लोग पाए जाते हैं। खासतौर से जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है उसका दक्षिणी भाग है, वहाँ पर निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते हैं। तो हमने जान लिया है अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के लोगों के बारे में, है ना। खुदा ना खास्ता कहीं क्वेश्चन बना दे यूपीएससी, तो आपके दिमाग में ये सब रहना चाहिए, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। कम से कम एक बार तो ये सब चीज़ें पढ़ी ही होनी चाहिए, है ना। आपको एकदम याद नहीं करने बैठना है कि मध्यम चौड़े से बड़ा, ऐसे सब आपको याद नहीं रखना। आपके दिमाग में जो है ना वो छवि मैंने जो आपको 3 दिखाई है ना, वो फोटो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक में टॉम क्रूज, एक में मॉर्गन फ्रीमैन और एक में आप जैकी चैन को याद रख लीजिएगा। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ किस प्रकार से 3 प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं। अब कुछ जनजातीय समूह के बारे में हम जानकारी हासिल करते रहते हैं वर्ल्ड लेवल के बारे में, कि विश्व में किस किस प्रकार के जनजातीय समूह पाए जाते हैं, है ना। ये जो जनजातीय समूह है ये अभी भी अपने आदिम स्वरूप में जीना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको जनजातियों की संज्ञा दी जाती है। और इनका अपना जो जीवन पद्धति अलग से होती है, इनके अलग से अपने वंशानुगत संस्कार होते हैं, अलग विशिष्ट रीति रिवाज इनके होते हैं, है ना। और प्राथमिक व्यवसाय और सामाजिक विरासत को बनाए रखते हुए ये अंटार्कटिका को अगर छोड़ दें तो सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये संग्राहक, आखेटक और मछुआरों के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, वहाँ पर लोग ही नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स होते हैं, है ना। हालांकि और जीव तो बहुत सारे होते हैं पर इंसान नहीं होता वहाँ पर। तो इन जनजातीय समूह के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। ये है पिग्मी, देखिए कितनी खुश हो रही हैं क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं। ये हो रहा है खुश क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं। पिग्मी लोग देखिए अफ्रीका में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से कोंगो बेसिन जो है ना वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कोंगो नदी जहाँ से बहती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, है ना, वहाँ से। और कोंगो 2 देश हैं, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो, है ना। वहाँ पर ये उसके कोंगो नदी के बेसिन में ये पाए जाते हैं। आप अफ्रीका का मैप खोलिए, एटलस निकाल के, आपको पता लगेगा। तो वहाँ के जो घने वन हैं उनमें ये रहते हैं पिग्मी ट्राइब के लोग जो हैं, है ना। साथ ही साथ इनकी कुछ जातियाँ जो हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया के जो फिलीपींस देश हैं उनके वनों में, और आमेटा और न्यू गिनी के वनों में भी पाई जाती है। पापुआ न्यू गिनी वाला जो देश है, तो न्यू गिनी में भी ये लोग पिग्मी ट्राइब की इनकी जातियाँ पाई जाती है। साथ ही साथ फिलीपींस में भी इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है। और ये निग्रोइड प्रजाति के लोग होते हैं, इसलिए इनका रंग काला होता है। सिर पर गुच्छे वाले बाल इनके होते हैं, ऊन जैसे, है ना, छल्लेदार बाल होते हैं। और ये बहुत ही आर्द्र
जलवायु में रहते हैं, अति उष्ण आर्द्र जलवायु में ये रहते हैं। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल ये पहनते हैं और आखेट करके ये जिंदा रहते हैं। और अलग अलग देशों पर इनके अलग अलग नाम है, जैसे कॉन्गो बेसिन में इन्हें पिग्मी के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में इन्हें वेद्दा कहा जाता है, न्यू गिनी में इन्हें पोपुआ कहा जाता है और अमेजन बेसिन में इन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है। हालांकि रेड इंडियंस कहाँ की जनजाति है, तो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है, अगर आपसे कोई पूछे तो, है ना। तो ये हमने जान लिया है पिग्मी जनजाति के बारे में। एक आती है बुशमैन। देखिए बुशमैन है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आग जलाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और ये बुशमैन पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। तो अफ्रीका का मैप अगर आपने देखा हो इस प्रकार से, इतना गंदा अफ्रीका बनाया है, तो यहाँ पर एक कालाहारी मरुस्थल है, ये दक्षिणी अफ्रीका वाला क्षेत्र है। इस कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बुशमैन, है ना। और इसके साथ ये बास्तोलैंड, नेटाल और दक्षिणी जाम्बिया में भी ये लोग पाए जाते हैं और ये हब्सी प्रजाति के लोग होते हैं बुशमैन। तो आपको याद रखना बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं बुशमैन, है ना। यूपीएससी अगर पूछेगी तो इसी प्रकार से पूछेगी, है ना, आपसे मैचिंग करवाने के लिए दे देगी कि आपको मैच करना होगा कि ये जनजातियाँ कौन से देश में पाई जाती है। तो बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में, यानी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अब आ जाते हैं सेमांग। तो सेमांग में देखिए ये भी निग्रोइड प्रजाति से ही होते हैं और ये भी भूमध्य रेखीय उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। परंतु ये पाए कहाँ जाएंगे, ये मलेशिया और थाईलैंड के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी कुछ जातियाँ जो है वो अंडमान में, फिलीपींस में और मध्य अफ्रीका में भी रहती है सेमांग की। मगर मुख्यतः सेमांग जो है वो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया और थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, मलेशिया और थाईलैंड में पाए जाते हैं सेमांग मुख्य रूप से। फिर इनकी कुछ जातियाँ भी है, जैसे वो जो कि अंडमान में, फिलीपींस में और मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। और ये नाटे कद के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, गहरे भूरे रंग के ये होते हैं, छोटी और चौड़ी इनकी नाक होती है, देखिए इस प्रकार से, है ना। और ये अपने शरीर के गुप्तांगों को ढकने के लिए पेड़ की छाल और रेशों का प्रयोग भी करते हैं। परंतु अब तो देखिए वस्त्र वगैरह पहुंच गया है ज़्यादातर, है ना। और अपने भोजन के लिए आखेट पर ये निर्भर करते हैं, माफ़ कीजिएगा, आखेट मतलब वही शिकार के ऊपर निर्भर करते हैं। सेमांग, तो सेमांग मुख्य रूप से थाईलैंड और मलेशिया वाला जो क्षेत्र है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी तो ये अफ्रीका वगैरह में भी पाए जाते हैं, है ना। अब देख लेते हैं एस्किमो के बारे में, है ना। इन एस्किमो को इनुइट भी कहा जाता है। इनुइट का नाम आपने सुना होगा, तो इनुइट मीनिंग कहा जाता है। एस्किमो शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता, इनुइट शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ना। तो ये उत्तरी अमेरिका का जो ध्रुवीय क्षेत्र है और साथ साथ ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, अलास्का का जो क्षेत्र है, उसमें टुंड्रा प्रदेश जो है उसमें ये पाए जाते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश कौन सा होता है, टुंड्रा और टैगा प्रदेशों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। जब हमने जो विश्व की प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो ये टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं और ये कौन से प्रजाति के लोग हैं, तो ये मंगोलॉइड प्रजाति के लोग हैं एस्किमो। देखिए इनकी आँखों से अधखुली आँखें, है ना, इनके चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि ये हैं मंगोलॉइड प्रजाति के लोग। और ये एस्किमो लोग जो है या इनुइट जो लोग हैं ये पालते हैं कुत्ते, और ये कुत्ते इनके शिकार करने में भी सहायता करते हैं। साथ ही साथ ये बर्फ़ पर गाड़ी खींचने के भी काम में आते हैं, जो गाड़ियों में पहिए नहीं होते हैं, और उन गाड़ियों को कहा जाता है स्लेज। आगे दिखाऊंगा कैसे होती है स्लेज, तो इन्हें कहा जाता है स्लेज, ठीक है ना। और खाल से बनी और आने जाने के लिए मुख्य साधन के रूप में इनके द्वारा जो नौका काम में ली जाती है उसको कयाक कहा जाता है। और शिकार के लिए ये तीखे भाले का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हारपून। और इनका निवास स्थल होता है उसे कहते हैं इग्लू। और जो इग्लू है वो बनाया जाता है बर्फ़ से, है ना, बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियों से ये इग्लू बना लिया जाता है। इनका घर देखिए बर्फ़ से ही बनाते हैं, वहाँ पत्थर वत्थर कहाँ से लाएंगे बेचारे, तो बर्फ़ का ये घर बनाते हैं और उसमें जानवरों की जो चर्बी होती है ना उससे जलाकर फिर वहाँ पर आग जलाकर उसको गर्म रखते हैं। और जो स्लेज गाड़ी जो है रेंडियर की सहायता से भी खींची जाती है, आपने वो देखा ही होगा। और एक बाबा जी नहीं आते सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले, रात को बच्चों को गिफ्ट देके जाते हैं, सांता क्रूज़, हाँ, तो वो सांता जो है ना, वो सांता इसी प्रकार से रेंडियर से ही उनकी गाड़ी खींचती है, वो स्लेज ही होती है, कुत्तों से भी खींचा जाता है। देखिए ये है इग्लू, है ना, बर्फ़ का घर।
देखिए कितना बढ़िया बना रखा है। ये है स्लेज, देखिए कुत्तों की सहायता से इसे खींचा जा रहा है। तो आपने देख लिया एस्किमो या इनुइट्स के बारे में। ये अलास्का वाला क्षेत्र है और जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं सेमोइड्स के बारे में। तो ये सेमोइड्स कहाँ पाए जाएंगे? ये सेमोइड्स पाए जाते हैं साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में। देखिए एस्किमो इनुइट भी वहीं पाए जाते थे और टुंड्रा प्रदेशों में ही सेमोइड्स भी पाए जाते हैं, परंतु सेमोइड्स देखिए पाए जाते हैं साइबेरिया में और वो पाए जाते थे अलास्का और ग्रीनलैंड में, है ना। तो सेमोइड जो है ये टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं साइबेरिया के, और पिचोरा नदी और ओव नदी बेसिन में ये रहते हैं। ये भी मंगोलॉइड प्रजाति के लोग ही हैं। देखिए कितना बच्चा क्यूट कितना लग रहा है ना। ये छोटे कद के होते हैं, हल्के भूरे और पीले रंग के ये होते हैं। सेमोइड्स देखिए आखेट और पशुपालन में ही व्यस्त रहते हैं। शिकार करना और मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय होता है सेमोइड्स का, और इनका आवास एक स्थान पर नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करते रहते हैं, जिनमें मुख्यतः रेंडियर है। तो रेंडियर देखिए ये जो खड़े हैं ना इधर पीछे बहुत सारे, ये सब रेंडियर ही हैं। सेमोइड्स हमने जान लिया। मुख्यतः ज़्यादा चांसेस तो बनेंगे कि कहाँ की जनजाति है ऐसे, तो सेमोइड्स पाए जाते हैं साइबेरिया में, सेमोइड्स साइबेरिया, है ना। अब आ जाता है यूकागिर। तो यूकागिर पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में, जो वर्खोयांस्क और स्टेनोवाई पर्वत हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं। और ये जो वर्खोयांश है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश जो है वो वर्खोयांश ही है। जब मैं आपको विश्व की जलवायु प्रदेश पढ़ा रहा था ना, तब भी मैंने आपको ये बताया था, है ना। एक फ़ोटो भी थी जिसमें ठंड लग रही थी इंसान को, बर्फ़ जमी हुई थी उसके मुंह पे भी, है ना। तो ये जो उत्तरी पूर्वी साइबेरिया है यहाँ पर पाया जाता है, ये रूस का क्षेत्र है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं यूकागिर, ठीक है। और ये भी मंगोलॉइड प्रजाति से ही संबंधित हैं। देखिए इनकी शक्ल देखिए आपको लग रहा होगा कि ये मंगोलॉइड से ही प्रजाति संबंध है। और ये भी रेंडियर का शिकार और मछली पालन करके अपना जीवन गुजारा करते हैं। एक जनजाति आ जाती है मसाई जनजाति। सारे को भूल जाना, इसको मत भूलना, क्योंकि ये एक तो अफ्रीका की जनजाति है और हर आदमी के मुंह पे ये रहती है। ये लोग देखिए केन्या और युगांडा के प्रदेशों में रहते हैं और ये घुमक्कड़ जाति के हैं और ये पशुपालन करते हैं, है ना। मसाई जो लोग हैं, मसाई जनजाति मुख्यतः पशुपालक एक जनजाति है और इनके भोजन में अगर मुख्य देखा जाए तो गाय का ये खून पीते हैं, गाय का रक्त पीते हैं। आप सोचोगे सर कितने गंदे आदमी हैं, तो नहीं, गाय का सिर्फ ये इतना ही खून पीते हैं कि उससे गाय को भी कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे आप भी अगर ब्लड डोनेट करते हो तो आप कोई मर थोड़ी जाते हो, आपको कोई मारता थोड़ी है, आपका कोई हिंसा थोड़ी कर रहा है ना। तो वो उतना ही ब्लड निकालते हैं गाय का, क्योंकि प्रोटीन वगैरह की यहाँ पर कमी अपनी पूरी करने के लिए, पोषण की पूर्ति करने के लिए ये जो है गाय ये खून पीते हैं। थोड़ा सा मैं ये फ़ोटो यहाँ पर लगा नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाई, बाकी आप यूट्यूब वगैरह पर जाके देख सकते हो उसे, किस तरह से वो खून निकालते हैं। ये तो कि ये पी रहे हैं यहाँ पर, ये खून ही पी रहे हैं। पर ये गाय की देखिए हत्या नहीं करते हैं, मारते नहीं है, खून सिर्फ उसका थोड़ा सा निकाल के पीते हैं। परंतु अगर वो मर जाती है तो ज़रूर खा जाते हैं। भाई मरी गई तो खा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली नहीं मारते। भाई कैसे मार सकते हैं, क्योंकि गाय चरा के ही उन्हीं से इनका गुजारा भत्ता चलता है बेचारों का, मसाई लोगों का, तो उसको कैसे मार देंगे, है ना। अब आ जाता है किर्गिज़। किर्गिज़ के नाम से आपको लग रहा होगा कि किर्गिस्तान के आसपास ये पाई जाएगी। तो जो पूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, उसका जो किर्गिस्तान देश है, उसके पामीर उच्च भूमि और ये शान पर्वत जो है ना, उसके क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। और ये जो किर्गिज़ है ये भी मंगोल प्रजाति के ही होते हैं और इनकी छोटा कद होता है, तिरछी आँखें होती हैं, है ना। और ये ऊन और खाल से बने वस्त्र ये पहनते हैं। और ये भी माफ़ कीजिएगा पशुपालक है किर्गिज़। इसमें भेड़, बकरी, गाय और घोड़े ये पालते हैं। और इनके घरों को कहा जाता है यूर्ट, है ना। इनके घरों को क्या कहा जाता है? यूर्ट कहा जाता है। जिस प्रकार से उनके घरों को इग्लू कहा जाता था, इनुइट्स के घरों को इग्लू कहा जाता था, उसी प्रकार से किर्गिज़ के घरों को यूर्ट कहा जाता है। घोड़े और ऊँट को परिवहन के काम में इनके द्वारा लाया जाता है, किर्गिज़ के द्वारा। अब आ जाता है बद्दू, माफ़ कीजिएगा ये बद्दू ऐसा, है ना। तो बद्दू लोग ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य पूर्व जो है ना, मिडिल ईस्ट में, वहाँ का अरब के उत्तरी भाग के जो मरुस्थलीय माफ़ कीजिएगा उत्तरी भाग के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें ये पाए जाते हैं। और ये निग्रोटो प्रजाति के होते हैं बद्दू लोग। जो अरब वाला क्षेत्र है उसमें ये पाए जाते हैं बद्दू।
फिर आ जाते हैं बोरो लोग, और ये बोरो लोग पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया वाले जो क्षेत्र हैं अमेजन के आसपास के, वहाँ पर पाए जाते हैं बोरो लोग। तो बोरो के बारे में पूछा जाए कहाँ से संबंधित है, तो ये अमेजन बेसिन है उसके आसपास में पाए जाते हैं बोरो, और ये कृषि कार्य करते हैं। और ये जो लोग हैं बोरो लोग, ये अमेरिका की रेड इंडियन प्रजाति के समान ही होते हैं। इनका रंग भूरा होता है, बाल सीधे होते हैं और मध्यम कद के ये होते हैं बोरो लोग। फिर आता है सकाई लोग। सकाई लोग पाए जाते हैं मलेशिया में, वहाँ के जो वन और घाटियाँ हैं उनमें पाए जाते हैं सकाई, और ये लोग घुंघराले बालों वाले होते हैं और एक खेती करते हैं, बागानी कृषि में व्यस्त रहते हैं। अब ये अंकल देखिए कह रहे हैं कि इससे पहले कि मुझे गुस्सा है यहाँ से निकल लो। ये है पापुआन, और पापुआन कहाँ पाए जाएंगे? पापुआन पाए जाएंगे पापुआ न्यू गिनी में, और ये पिग्मी प्रजाति से मिलते जुलते ही है। और पिग्मी प्रजाति कहाँ पाई जा रही थी? पिग्मी प्रजाति पाई जा रही थी अफ्रीका में, है ना। और मैंने तभी आपको बताया था कि इनके जो प्रजाति के लोग हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं। तो यहीं पर देखिए पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं पापुआन। और अंकल को आने वाला गुस्सा, और इसलिए हम चल लेते हैं आगे, और आज का लेक्चर हम यहीं कर लेते हैं समाप्त। इन जनजातियों के बारे में आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी कहाँ पाई जाती है ना। इनके घरों को क्या कहा जाता है? जैसे इनुइट्स के घर जो थे उनको इग्लू कहा जाता है ना। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।